देखो भाई, राष्ट्रवाद की भावना तो आ गई थी, और यहाँ पे नेपोलियन भाई साहब आ गए। जब नेपोलियन भाई साहब ने यहाँ पे शासन करना शुरुआत किया, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया था, अब फ्रांस के जो टेरिटरी था, क्षेत्र था, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने शासन करना शुरू कर दिया। देखो, नेपोलियन को जब आप पढ़ेंगे यूरोप की हिस्ट्री में, तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, बहुत ज्यादा, नेपोलियन को, है ना। तो खैर, आ जाओ अपने टॉपिक पे हम आते हैं। कह रहे कि नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र वापस लाया। क्या कर दिया भाई? देखो, प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा का मतलब क्या होता है? लोग। जिसमें लोग क्या कर रहे थे, लोगों का शासन होता था। यानी कि लोग क्या करते थे, एक नेता को चुनते थे और वो नेता वहां पे जाके क्या करता था, शासन करता था। लेकिन नेपोलियन भाई साहब ने क्या किया कि प्रजातंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और प्रजातंत्र को किससे रिप्लेस कर दिया? राजतंत्र से। ठीक है, राजतंत्र से उन्होंने रिप्लेस कर दिया। राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, वो पहले वाला राजतंत्र नहीं, यहाँ पे अब नेपोलियन का शासन आएगा। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और जैसे ही नेपोलियन ने कब्जा किया, फिर से उसने प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। हाँ भाई, खत्म करो, सब खत्म करो, अब मेरा यहाँ पे चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेपोलियन बुर्बो जैसा ही मतलब निरंकुश था, नहीं, ऐसा नहीं था। अब इसने क्या क्या किया वो हम देखते हैं। प्रजातंत्र खत्म, राजतंत्र की शुरुआत। कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, 1804 में एक कानून लाया गया, यानी कि, है ना। और उस कानून को क्या कहा गया? नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता। और इसे इंग्लिश में नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड। अब नेपोलियन कोड में क्या था भाई, वो कानून देखो। देखो, जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, इसने क्या किया, प्रजातंत्र को खत्म किया, राजतंत्र फिर दोबारा वापस लाया। लेकिन ये बुर्बो वंश जितना खतरनाक नहीं था, तानाशाह नहीं था। अब इसके संहिता में, यानी कि इसके कानून में, संहिता का मतलब क्या हुआ, नियम, कानून। तो इसके कानून में क्या क्या था? पहली बात कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वो टाइम गया कि एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुछ याद आ रहा है आपको? राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाहे आप विधायक के घर में पैदा हुए हैं, चाहे आप फकीर के घर में पैदा हुए हैं, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगा। दोनों क्या है, एक समान रहेंगे। ठीक, यानी कि विशेषाधिकार खत्म। आप राजा के फैमिली में क्यों नहीं पैदा हुए, आप किसी राजा के ही बेटा क्यों नहीं है, आपको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, स्पेशल कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि एक गरीब को या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को अधिकार मिला है, उतना ही अधिकार आपको भी मिलेगा। ठीक, यानी कि स्पेशल जो अधिकार था, विशेषाधिकार, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता। अगर एक, मान लो कि राजा का बेटा है और एक कोई गरीब है, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक राजा का बेटा है और एक कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब है। इन दोनों ने सेम गलती किया है, सेम कोई काम किया है। इसने भी किसी का मर्डर कर दिया और इसने भी किसी का मर्डर कर दिया, तो दोनों को एक ही समान सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि गलती जो आपने किया है ना, वो गलती क्या है, एक समान है, और समान गलती के लिए समान पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, तो कह रहा है कि कानून के समक्ष सब कोई क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि समानता। अब वो टाइम गया कि आप रजवाड़े फैमिली से हैं, या फिर किसी राजा के बेटा है, या फिर आपके आपके पापा इस दरबार के अधिकारी हैं, वो टाइम गया। अगर आपने गलती किया है तो इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, और पनिशमेंट उतनी ही मिलेगी कि ये क्राइम एक कोई छोटा या गरीब का बच्चा किया होता, इस क्राइम को करने के बाद जितनी सजा एक गरीब बच्चे को मिलेगी, उतनी ही सजा आपको भी मिलेगी। क्योंकि क्या किया है, आप लोगों ने सेम क्राइम किया है। तो वो टाइम खत्म कि आपके पापा यहाँ पे मतलब कि अधिकारी हैं, ऑफिसर है, वो कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि क्या है, कानून के समक्ष सब लोग एक समान है। तो वहां पे क्या होगा, सेम, अगर आपने क्राइम किया है तो सेम पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। इतना क्लियर? कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया भाई। संपत्ति का अधिकार, इसमें ज्यादा कुछ क्या ही बताना है कि हर एक किसी को संपत्ति का अधिकार दिया गया कि हाँ, आपको अधिकार है, आप अपनी संपत्ति अपने पास रख सकते हो, अपने कमाओ और खाओ। ठीक है, सबको संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट कह रहे हैं सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये जो है ना सामंती व्यवस्था,
यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सामंती व्यवस्था। थोड़ा सा इसे हम समझेंगे, आइए इधर हम देख लेते हैं। सामंती व्यवस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद। अब ये कैसे काम करता है? एक पिरामिड से हम समझते हैं, ठीक है, ये पिरामिड हो गया। सबसे ऊपर जो है कौन रहेगा? किंग, यानी कि रूलर है। उसके नीचे कौन है? नोबल्स। ये नोबल्स कौन है? या ऑफिसर, अधिकारी। उनके नीचे कौन है? नाइट। और सबसे नीचे कौन है? सर्फ या पेजेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, किंग आपको पता है, नोबल्स यानी कि जो राजा के जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें नोबल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से आता है नाइट। नाइट क्या होता है? सेना होता है, आर्मी होती है जो लड़ाई करती है, लड़ाकू होते हैं, उसे नाइट कहा जाता है। सर्फ और पेजेंट्स, ध्यान देना, पेजेंट्स किसान को ही कहा जाता है। लेकिन एक सवाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे तो मैं फार्मर भी लिख सकता था ना? नहीं लिख सकता था, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मर में और पेजेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। अब देखो, फार्मर कौन होता है? फार्मर वो भी हो सकता है जिसके पास अपनी जमीन है, अपने हल हैं, अपने बैल हैं, अपने कृषि के सारे सुविधा उसके पास उपलब्ध हैं, कृषि के जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो सब कुछ उसके पास है। वो क्या कहलाएगा? फार्मर। लेकिन फार्मर वो भी हो सकता है जिसके पास ये सब नहीं है, कहीं और से लेके काम कर रहा है, वो भी फार्मर हो सकता है। और जिसके पास अपने सब कुछ है वो भी फार्मर हो सकता है। लेकिन पेजेंट्स उसे कहेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, अपने हल नहीं है, अपने बैल नहीं है ना, एक भी इक्विपमेंट नहीं है। वो क्या करेगा? दूसरे के जमीन पे जाएगा, वहां पे खेती करेगा। आप मजदूर कह सकते हैं, स्लेव कह सकते हैं, है ना, गुलाम कह सकते हैं। इस टाइप के किसान को हम क्या बोलते हैं? पेजेंट्स बोलते हैं। जिसके पास कोई अपनी जमीन नहीं है, अपने कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कृषि कार्य करने के लिए हल नहीं है, बैल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पेजेंट्स। तो समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे फार्मर क्यों नहीं लिखा है? होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, किंग कौन होता था? तो किंग जो होता था वो पूरे साम्राज्य का मालिक होता था। वो क्या करता था? पूरी अपनी लैंड को क्या करता था? नॉबल्स को दे देता था कि आप पूरी लैंड क्या कर लो, आप ले लो। और नॉबल्स क्या देता था बदले में? अपनी सेवा। अब एक नॉबल है, अधिकारी है, तो किस तरीके की सेवा देगा? वहां पे क्या करेगा कि जो भी उनको एडवाइजरी चाहिए या फिर आर्मी चाहिए, वो सब कुछ कौन देगा? नॉबल्स देगा। लेकिन अब नॉबल्स के पास आर्मी कहां से आएगी? यहां से आएगी। नॉबल्स के पास आर्मी ये नाइट देंगे। तो नॉबल क्या करेगा? नॉबल जो होगा अपनी जमीन किसको दे देगा? नाइट को दे देगा। किंग ने अपनी जमीन दिया नॉबल्स को, नॉबल ने अपनी जमीन दे दिया किसको? नाइट को। और नाइट ने अपनी जमीन किसको दे दिया भाई? पेजेंट्स को या सर्फ को। ये क्या कहेगा? किंग कहेगा कि आप मुझे क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, यानी कि मेरे यहाँ पे आप अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, तो इसके बदले में मैंने क्या दिया? आपको जमीन दे दिया। नॉबल्स क्या करेगा? वो खेती नहीं करेगा भाई, वो अपर क्लास है, वो खेती नहीं करेगा। खेती कौन करता है? यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, नॉबल्स क्या करेगा? अपनी जमीन किसको दे देगा? नाइट को, कि ये भाई जमीन ले जाओ, तुम इस पे खेती वोती जो करना है करो, और कराना है जो कराओ। ठीक है, इनको जमीन दे दिया। तो बदले में नाइट क्या करेगा? नाइट अपनी मतलब कि सर्विस जो होगा, अपनी सेवा किसको देगा? नॉबल्स को। तो ये लड़ाकू होते थे, आप आर्मी कह सकते हैं इन्हें। ये आर्मी क्या है? जब भी इनको सेना की जरूरत पड़ेगी नाइट से ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसने जमीन दे रखा है इनको। ठीक। अब नाइट एक्चुअली लड़ाकू है, लड़ाकू यानी कि आर्मी वगैरह है। तो आर्मी थोड़े ना जाएगी भाई खेती करने के लिए। वो क्या करती थी? अपनी जमीन को किसको दे देती थी? पेजेंट्स को। पेजेंट से क्या कहती थी? भाई आप इसमें खेती करिए और बदले में हमारा टैक्स हमें दे दीजिए। अब इसको समझो, होता क्या था कि नाइट्स ने जमीन किसको दे दिया? पेजेंट्स को। फाइनली जमीन कहां से? राजा के पास से कहां आ गया? पेजेंट के पास आ गया। और पेजेंट इस पे खेती करना शुरू करेगा। जब पेजेंट्स खेती करना शुरू करेगा तो ये टैक्स किसको देगा? नाइट्स को दे देगा। ये नाइट्स को हमने क्या कर दिया? जो भी हमने खेती किया था, जो हमारा बनता है वो हमारा है, और बाकी जो बनता है वो किसका है? बाकी सारा नाइट्स का हो गया। तो पेजेंट को सिर्फ उतना ही दिया जा सकता था, उतना ही दिया जाता था जिसपे मुश्किल से, जिसपे मुश्किल से क्या होता था? गुजारा हो सकता था। क्या हो सकता था? सिर्फ गुजारा हो सकता था, मतलब कि
कभी कभी ऐसा होता था कि किसान को भूखे सोना पड़, यानी पेजेंट्स को भूखे सोना पड़ता था, इतने कम उसको अनाज मिलते थे। भाई देख लो ये व्यवस्था कितनी खतरनाक है, फ्यूडलिज्म यानी कि सामंती व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि सिर्फ नाम मात्र के गुजारा के लिए जमीन किसको दिया, अनाज किसको दिए गया, पेजेंट्स को। पेजेंट का सारा अनाज जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन कौन ले गया, नाइट ले गया। और नाइट बदले में नोबल को क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है भाई, आपको कभी भी लड़ाकू चाहिए, आर्मी चाहिए, तो हम यहाँ पे हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। आप जब कहेंगे तब हम क्या है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और नॉबल्स ये अपनी सेवा किसको दे रहा था, किंग को। समझ में आ गया, एक हाथ से इधर दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से इधर ले रहे हैं। तो ये था फ्यूडलिज्म, है ना, सामंती व्यवस्था। तो इस सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका पेजेंट्स का खून चूसा जा रहा था। इनको मतलब कि मरने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सिर्फ गुजारा के लिए इनको भोजन मिलता था, अनाज मिलता था, बाकी सब ये लोग ऊपर लेके चले जाते थे। यही तो रीजन है कि ये क्या हो गया, फ्यूडलिज्म व्यवस्था चरमरा गया। और ये व्यवस्था पूरे सिस्टम में क्या हो गया, ढह गया, खत्म हो गया। तो जब ये व्यवस्था जब खत्म हो गई तो क्या हो गया, पेजेंट्स, ये जो फ्यूडलिज्म के बाद, सॉरी, फ्यूडलिज्म खत्म हुई और किसान जो थे यानी पेजेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया, उस जगह को छोड़कर कहीं और वो चले गए। और धीरे धीरे जो फ्यूडलिज्म है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। होप आप लोगों को कि ये फ्यूडलिज्म सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाया, बहुत ही एकदम से आसान में और बहुत कम शब्दों में समझाया है। फ्यूडलिज्म पे पूरी बुक होती है, फ्यूडलिज्म पे बोलने के लिए 10 दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने 2-4 मिनटों में आपको समझाया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूडलिज्म है क्या। तो फ्यूडलिज्म यानी कि सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यही जो व्यवस्था है सामंती व्यवस्था, ये इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब कह रहा है किसानों को भू दासत्व यानी जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यहाँ पे जागीरदारी व्यवस्था समझ लेते हैं। फिर जागीरदारी पे भी डिस्कशन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बस इतना समझ लिए कि जो जमीन का मालिक होता था उसे जागीरदार कहा जाता था। ठीक है, तो एक व्यवस्था थी जिसमें जागीरदार क्या होता था कि जमीन का मालिक होता था, वो खुद खेती नहीं करता था बल्कि किसानों को दे देता था कि आप क्या कीजिए, इस पे खेती कीजिए। तो वो क्या करते थे, किसान उस पे खेती करते थे, बदले में जो भी उनका हिस्सा होता था उसको मिलता था किसान को, और फिर ज्यादातर जागीर ले लेता था क्योंकि जमीन का मालिक कौन था, जागीरदार। ठीक है, इतना ही आप समझिए, फिर कभी टाइम मिला तो अच्छे अच्छे से इसको डिस्कशन करूंगा। तो किसानों को क्या कर देगा, भू दासत्व। भू दासत्व यानी कि जो भूमि का जो दास बना था, गुलाम बना था, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, यानी कि जागीरदारी व्यवस्था, जो जमींदार जो जमीन के मालिक होते थे जागीरदार, क्या किया, वो जो शुल्क लगाते थे, टैक्स लगाते थे किसानों पे, उन सभी शुल्कों से क्या कर दी गई, मुक्ति दिला दी गई, यानी कि उनको फ्री कर दिया गया। कह रहा है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। एक बात बताओ, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करना जरूरी था क्या, आप बताओ। आप ठंडे दिमाग से सोचो, एकदम इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल जरूरी था। क्योंकि यातायात व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो व्यापार कोई करने कहां से आएगा, आसमान से तो टपक के नहीं आएगा ना। वो क्या होगा, दो ही रास्ते से आएगा, लैंड के थ्रू आएगा या फिर रिवर या सी के थ्रू आएगा। तो जब आपके पास यातायात या संचार व्यवस्था है ही नहीं तो आएगा कैसे। तो ट्रेड करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके टेरिटरी के ऊपर कहीं से बाहर से अटैक हो गया और आपके यहाँ पे यातायात है ही नहीं, तो आर्मी कहाँ से लड़ने जाएगी, क्या खेतों में और जंगल में लड़ने जाएगी, नहीं जाएगी। भाई उसको क्या चाहिए, यातायात चाहिए, है ना। ये संचार व्यवस्था होनी चाहिए, जब भी तो जाएगी लड़ने के लिए। पता चले कि बाहर से किसी ने अटैक कर दिया है और हम जा रहे हैं, यातायात है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, और हम जाके जंगल में लड़ रहे हैं, पता चले जंगल में हम ही भटक गए। समझ में आ रहा है। तो वहां पे क्या होना चाहिए, यातायात और संचार व्यवस्था बहुत जरूरी था, है ना, इसलिए उसमें भी सुधार किया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करके कह रहा है कि लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये थी कि चलो मैं इस पेज को ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, इसमें कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जो आपने प्रशासन में जो व्यवस्था लागू की थी, यानी कि जो सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया था, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी कि ठीक है, आपने व्यवस्था तो लागू कर दिया, लेकिन लोगों की अपनी आजादी तो थी ही नहीं, राजनीतिक कोई स्वतंत्रता नहीं थी। क्यों, अब हो ये रहा था,
मैं ये मिटा के ये वाला थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कह रहा है कि बढ़े हुए कर, यानी कि आपने क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है। आपने ठीक है इतना काम किया, लेकिन आपने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, चलो मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपने इतना सुधार किया है तो आपको टैक्स चाहिए, क्योंकि फ्री में तो कुछ काम होगा नहीं। लेकिन आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। ठीक, आपने क्या लागू कर दिया, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप वो होता है जब कोई न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज छपता है, या कोई बुक हो गया, बुक पब्लिश होती है, तो उससे पहले उसको क्या किया जाता है, परमिशन लिया जाता है ना। तो उस परमिशन लेने वाले जब परमिशन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या था, सेंसरशिप में वो अब रूलर या शासक डिसाइड करते थे कि हम क्या छपने देंगे और क्या नहीं छपने देंगे। यानी कि अब पूरी तरीके से कंट्रोल किसके हाथों में आ गया, शासक के हाथों में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो व्यवस्था है, पब्लिक को बुरा लगेगा कि नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि आपने क्या कर दिया, एक तो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, इम्पोज कर दिया। दूसरी बात, आपने सेंसरशिप लागू कर दिया, यानी कि हम अपनी आजादी से कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे लिखने नहीं दे रहे हैं, छपने नहीं दे रहे हैं। वो काम पे आप क्या करते हैं, बैन लगा देते हैं। अब कह रहा है यूरोप को जीतने के लिए सेना में जबरन भर्ती कराई गई। नेपोलियन भाई साहब को मैंने पहले ही बताया कि बड़े खतरनाक है ये। नेपोलियन भाई साहब के अंदर एक जुनून था कि मैं पूरे यूरोप को क्या करूंगा, जीत लूंगा, है ना। और ये जुनून इनके अंदर बहुत दिनों तक रहा। ये तब तक रहा जब खुद न हार गए। जब ये हार गए ना, तब ये जुनून जो था ना, सब खत्म हो गया। कह रहा है कि यूरोप को जीतने के लिए अब सेना में जबरन भर्ती कराएगा। भाई, जीतने के लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ाई करने के लिए आपके पास आर्मी होनी चाहिए। तो नेपोलियन ने क्या किया, जबरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया। हाँ भाई, तुम हेल्थी हो, स्ट्रांग हो, आ जाओ आर्मी में। भाई, उसका अपना खुद का काम है, वो नहीं चाहता आर्मी में आना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो लड़ने चलो, लड़ने चलो। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो आपने वही तो कर दिया जो नहीं करना था, यानी कि लोगों के अगेंस्ट आप चले गए। तो ये तीन ऐसे कानून थे जिससे चलते लोग क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इतना क्लियर, सब आपने अच्छा काम किया, लेकिन नीचे आके यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो ये तो होता ही है कि कोई भी ऐसा रूलर या शासक नहीं है जिसकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, कुछ ना कुछ इसमें खामियां जरूर होती है। वही नेपोलियन में भी हुआ, सब अच्छा कुछ लागू किया, सब कुछ अच्छा लागू किया, और यहाँ पे लास्ट में आके क्या कर गए, गड़बड़ कर गए। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब एक बात देखो यहाँ पे, हम उस टाइम से किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले फ्रांस देख लो मैप में है कहाँ। ये रहा आपका फ्रांस, ये फ्रांस में। ये सारी जो कहानी, ये सारे जो पिक्चर मैंने बताया, ये सारी स्टोरी कहाँ पे चल रही है, यहीं पे चल रही है, फ्रांस में। फ्रांस में ये सब कुछ मार काट लूटना या फिर जो कुछ भी करना है, वो सब कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में। और राष्ट्रवाद का उदय यहीं से होता है, और फिर यहीं से होते हुए ये पूरे क्या होता है, पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्या होता है, ये फैल जाता है। ये पूरा जो है, ये देखिए, ये क्या है, यूरोप है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना है, बगल में ऑटोमन साम्राज्य है। भाई, ये भी बहुत खतरनाक थे ऑटोमन साम्राज्य वाले, पावरफुल थे, बहुत पावरफुल, है ना। और ये कौन थे ऑटोमन साम्राज्य वाले, ये यहाँ पे मुस्लिम शासक हुआ करते थे। अब देख लो ऑटोमन का कितना साम्राज्य है, ये देख रहे हो, बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो ये ऑटोमन साम्राज्य है। तो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य भी बहुत शक्तिशाली था। और ऑटोमन साम्राज्य भी इसमें आएगा, लड़ाई में एक बार आएगा, जब हम यूनान में जाएंगे। यहाँ देखो यूनान है, जब हम यूनान को पढ़ेंगे ना, ये रहा ग्रीस, जिसे यूनान कहा जाता है। तो हम जब यूनान को पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य ने यूनान पे भी कब्जा कर लिया था। यहाँ पे कलर देख लो ना, ये सब कलर यूनान का भी वही कलर है। तो ऑटोमन साम्राज्य ने भी वहां पे कब्जा किया हुआ था। तो बेसिकली ये मैप देख लो, मैप से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, और बाद में हमारा एक ऑटोमन साम्राज्य भी आएगा। तो उससे पहले ये मैप देख लो कि ऑटोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले पेज पे। अब कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब
इतना कुछ हमने पढ़ लिया है तो राष्ट्रवाद के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा कि वहां पे राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हो रहा है और धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे बढ़ी। ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का यूरोप विभिन्न राजशाहियों में बटे थे। इसे समझ लो भाई, अठारह ये इसे समझ लो 18वीं शताब्दी है क्या, है ना। 18वीं शताब्दी कहा जाता है, अब देखो 18वीं शताब्दी किसको कहा जाता है कि 1700 से लेके 1799 तक के टाइम को हम क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी। क्यों? बिकॉज ये 1700 कंप्लीट कर चुका है, अब 1800 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यानी 1700 से लेके 1799 के बीच के पीरियड को हम क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं तो समझ में आ गया। ये शताब्दी जो होता है कितने सालों का होता है भाई, ये 100 सालों का होता है। शताब्दी 100 सालों का होता है, देख लो 99 इधर और एक साल इधर से ले लो, 100 ईयर हो गया। तो ये शताब्दी जो होता है 100 सालों का होता है। तो इन 1700 से लेके 1799 के बीच के टाइम को हम क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी। अब उसके बाद से कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का यूरोप विभिन्न राज्यशाहियों में बटे हुए थे। ठीक। अब हमें पता ही है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत किया था तो वहां पे फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। तो ठीक ऐसे ही पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा यूरोप क्या होता है, विभिन्न राजशाहियों में बटे हुए थे। यहाँ पे एक अलग राजशाही ने कब्जा किया हुआ, वहां पे किसी दूसरे राजशाही ने कब्जा किया, वहां पे किसी दूसरे राजशाही ने कब्जा किया। कंट्री कहाँ है, देश नाम का कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे जिसने जहां पे कब्जा कर लिया वो उसका क्षेत्र हो गया, वहीं पे शासन कर रहा है। इस तरीके से था, कंट्री नाम का कोई चीज था ही नहीं तब। तो वहां पे कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो वही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब राजशाहियों में बटे हुए थे, तो अब राजशाही में बटा हुआ है, ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। एक जैसा कोई है ही नहीं, तो क्या एक जैसी पहचान हो सकती है, एक जैसी बोली हो सकती है, एक जैसा कल्चर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबका क्या है, अलग अलग क्षेत्र है, और अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग शासकों ने क्या किया है, कब्जा किया हुआ है। तो एक समान कभी होगा ही नहीं, वो सब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए कह रहा है सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। उनको लगता था कि हम एक समान संस्कृति वाले हैं ही नहीं, उनकी कल्चर अलग है, हमारी कल्चर अलग है, यानी कि संस्कृति क्या है, हम सबकी अलग अलग है। वो अपने आप को एक समान मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र किसी और राजा के कब्जे में, ये क्षेत्र किसी और राजा के कब्जे में, वो क्षेत्र किसी और राजा के कब्जे में है। तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग राजशाहियों के कब्जे में था, इसलिए उनमें एक समानता नहीं थी, एक समान कुछ भी नहीं था। तो वो सामूहिक पहचान या समान संस्कृति के भागीदार नहीं थे। भाई तुम्हारा अलग है, ठीक है, अलग है, मेरा अलग है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो वहां पे राष्ट्रवाद की भावना थी और ना तो उनमें एक समान संस्कृति या कल्चर था। ऐसा भी नहीं था। इसलिए क्या हुआ, एक समान नहीं होने के चलते ये सब ऐसा हो रहा था। अब कह रहे कि विभिन्न भाषा व जातीय थी। जब एक समान संस्कृति नहीं होगी, एक समान कल्चर नहीं होगा, तो एक समान भाषा कैसे हो सकती है, एक समान जातियां कैसी हो सकती है? अब इसने कब्जा किया है तो उसका भाषा, जाति, है ना, हर एक चीज उसका अपना अलग है। यहाँ पे किसी दूसरे शासक ने कब्जा किया है तो यहाँ पे उसकी संस्कृति, भाषा, यानी कि उसका समुदाय, हर एक चीज अलग है। तो हर एक चीज क्या था, एकदम से अलग अलग था, एक जैसा कुछ था ही नहीं। और ये कब हो रहा है, 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 से लेकर 1799 के बीच में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सब कुछ इस तरीके से था तो फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार उभरा कैसे? जब एक समान है ही नहीं तो राष्ट्रवाद आया कहां से, कैसे लोगों के विचार में आया कि हमें राष्ट्रवाद की भावना जरूरी है, हमें राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, हमें चाहिए ही चाहिए, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे भरी गई? ये तो क्वेश्चन बन रहा है ना। हमने देखा अभी एक समान कुछ है ही नहीं, तो फिर राष्ट्रवाद की भावना आई कहां से, वो अगले पेज पे हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है कि कुलीन और नया वर्ग, कुलीन और नया वर्ग। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे सोसाइटी में परिवर्तन कौन लाता है, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास। अपर क्लास पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई वो हर एक जगह क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि सारी इकोनॉमी को वही मैनेज कर रहा है, पैसा पैसा बोलता है भाई। कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप का कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली था। कुलीन वर्ग कौन है, यानी अपर क्लास वाले। तो जो कुलीन वर्ग था वो क्या था भाई, प्रभुत्वशाली। उनका सोसाइटी में, समाज में बहुत ज्यादा क्या था, दबदबा था।
अब कह रहा है पूरे जमीन का मालिक वही था। कौन? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो था एक नया था, और वहां पे मध्यम वर्ग भी था। तो क्लैश यानी कि लड़ाई तो इसी में है, कुलीन वर्ग में और मध्य वर्ग में। तो हर एक चीज में देखो दबदबा किसका है? कुलीन वर्ग का। कुलीन वर्ग क्या था? प्रभुत्वशाली था। पूरे जमीन का मालिक कौन था भाई? वही था। पूरे जमीन पे किसने कब्जा कर रखा है? कुलीन वर्ग के लोगों ने कब्जा कर रखा है। कह रहा कि वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा भी क्या थी? फ्रेंच। कह रहा कि वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे। डेफिनेटली वो कुलीन वर्ग जो है वो आपस में जुड़े रहेंगे। भाई अगर आप कुलीन वर्ग में हैं तो आप भी कुलीन से ही जुड़ना पसंद करेंगे। अगर मैं मिडिल क्लास का हूं तो मैं मिडिल क्लास में ही जुड़ना पसंद करूंगा। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक कोई अपने जैसा खोजता है, बराबरी। अपर क्लास वाला कभी लोअर क्लास में शादी करना पसंद करेगा ही नहीं। वो सारी नियम कायदे कानून और मानवता एक जगह, और इनकी अपनी चाहत दूसरी जगह। ठीक। तो वैवाहिक संबंध से आपस में जुड़े होते थे। अब एक कुलीन वर्ग का है तो वो दूसरे कुलीन वर्ग से ही शादी करेगा। वो मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में कभी जाना पसंद नहीं करेगा। तो किस तरीके से जुड़े हुए थे? वो वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि आपस में वो शादियां करते थे। एक कुलीन वर्ग है तो दूसरे वो कुलीन वर्ग में ही वो शादी करेगा। तो एक कुलीन वर्ग दूसरे कुलीन वर्ग से जुड़ गया। इस तरीके से आपस में क्या हुए थे? वो जुड़े हुए थे। इसे यहाँ पे समझो। मान लो कि यहाँ पे एक कुलीन वर्ग है, एक यहाँ पे कुलीन वर्ग है, और ये है मिडिल क्लास। ठीक है। बीच में भी एक बीच में भी एक मिडिल क्लास है। ठीक। और ये सब कौन है? कुलीन वर्ग। तो ये जो कुलीन वर्ग है ये यहाँ पे जाना पसंद करेगा बनिस्पत इसके। यहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खुद कुलीन है तो खुद कुलीन वर्ग में ही शादी करेगा। इस तरीके से कह रहा है कि कुलीन समाज के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वो वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे, चाहे वो जहां भी रहे। अगर यहाँ ये कुलीन है, यहाँ पे ये कुलीन है, तो ये डायरेक्ट जाके इनसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे मिडिल क्लास है, नहीं जुड़ेगा। किससे जुड़ना पसंद करेगा? एक कुलीन दूसरे कुलीन वर्ग से ही जुड़ना पसंद करेगा। ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि शक्तिशाली मगर संख्या के लिहाज से छोटा समूह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझो। कह रहा है कि देश में जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। आपके भी कंट्री में ऐसे ही है। पैसे वाले क्या है? बहुत कम लोग हैं, लेकिन सारी इकोनॉमी उन्हीं के आसपास में घूम रही है। अब आप खुद बता दो आपके देश में कितने अंबानी और कितने अडानी हैं? पता चले कि आप पूरा अपने स्टेट को इकट्ठा कर लो और वहां पे एक अंबानी को ला दो या अडानी को ला दो, आपके पूरे स्टेट पे वो भारी पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उनकी संख्या, जो कुलीन वर्ग है, वो क्या होता है? उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं वो लोग। पैसा वगैरह हर एक चीज उनके पास होता है। ठीक। वही कह रहा है कि शक्तिशाली, यानी कि शक्तिशाली तो थे मगर संख्या के लिहाज से बहुत छोटा समूह था। उनकी संख्या क्या थी? बहुत कम। यानी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, या लोअर क्लास, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं होते हैं। इनको परिवर्तन करने के लिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारी बनना पड़ता है और क्रांति करना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन आता है। कौन? मिडिल क्लास को। तो ये कुलीन वर्ग के लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कह रहा है कि उसी टाइम क्या हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति होप आप लोगों को पता हो, पिछले क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। औद्योगिक क्रांति चलो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ। कि पहले जो प्रोडक्शन होता था ना चीजों का, सामान का, वो हाथों से प्रोडक्शन होता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन उद्योग में क्या, सॉरी, इंग्लैंड में क्या हुआ? उद्योग और कल कारखाने बनने लगे, नए नए वहां पे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आने लगी, नए नए वैज्ञानिक तरीकों से खोज होने लगी। तो वहां पे काम करना क्या हो गया? बहुत आसान हो गया, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आने लगा। अब जैसे हम वाष्प इंजन की बात कर लेते हैं, तो वाष्प इंजन से क्या हुआ है भाई? ट्रेन चलने लगी, है ना, आसानी हो गया। उसके बाद से कपड़े बनाने के लिए पहले हाथ हाथ करगा या चरखा होता था, उससे कपड़े बनते थे। लेकिन वहां पे उन लोगों ने क्या बना लिया? लूम। और लूम से उन लोगों ने बहुत तेजी से कपड़े बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या था? वो मशीन था। तो मशीन से कपड़ा बनाना आसान होगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। किसके मुकाबले में? चरखा के या फिर हाथ करघा से। तो वहां पे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति, यानी हर हर उद्योगों के मामले में क्रांति आ गया। क्रांति मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि बड़े पैमाने पर क्या होता है? परिवर्तन आ जाना। तो वही जो उद्योगों के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ, बदलाव हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो कहां पे हुआ औद्योगिक क्रांति? ध्यान रखना, इंग्लैंड में। और ये क्वेश्चन पूछता भी है आप लोगों से कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था सबसे पहले। 4 ऑप्शन दे देगा, एक कहाँ रहेगा? इंग्लैंड का। तो आप लोग हमेशा टिक किस पे लगाएंगे? इंग्लैंड पे। ठीक।
उसके बाद से कह रहा है जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो क्या हो गया, एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया। नया वर्ग कहाँ गया, अस्तित्व में आ गया। अब ये नया वर्ग कौन है, श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। मान लो कुलीन वर्ग है, तो कुलीन वर्ग क्या करता है, ये खुद काम नहीं करता है भाई। ये क्या करता है, अपनी पूंजी इन्वेस्ट करेगा, कल कारखाने लगा देगा, काम नहीं करेगा। काम करने के लिए उसे कौन से लोग चाहिए, श्रमिक वर्ग चाहिए या फिर मिडिल क्लास के लोग चाहिए, यानी मजदूर और मध्य वर्ग के लोग चाहिए। कि हमने भाई फैक्ट्री खोल दिया, तुम फैक्ट्री में आओ, काम करो, अपनी सैलरी लो, जाओ। ठीक। तो जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो वहां पे एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। वो नया वर्ग कौन सा था, श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। यानी कि अब इन लोगों ने क्या किया, कुलीन वर्ग के फैक्ट्रियों में, कारखानों में जाके काम करने लगे और बदले में इनको मजदूरी मिलने लगा। उसके बाद से क्या कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, कह रहा है उद्योगपतियों और व्यापारियों की सेवा में। ये कौन थे, ये लोग जो थे श्रमिक वर्ग, ये क्या कर रहे थे, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सेवा कर रहे थे। कैसे सेवा कर रहे थे भाई, उन्होंने फैक्ट्री लगा दी, उनके फैक्ट्री में जाते थे, काम करते थे, बदले में मजदूरी मिलती थी। तो एक प्रकार से सेवा हो गया, अपनी सेवा देते थे और बदले में मजदूरी लेते थे, है नहीं, यानी पहले सेवा दो फिर मेवा लो, यही काम हो रहा था। तो ये जितने भी ये जो है श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग, ये किसके सेवा में थे, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सेवा में थे। उसके बाद से कह रहा है कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुए। इसको मैं मिटा के थोड़ा सा अभी मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे कह रहा है कि ये जो है कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता की विचार लोकप्रिय हुए। अब कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार क्या कर दिए गए थे भाई, समाप्त कर दिए गए थे। जब इनके अधिक विशेषाधिकार यानी कुलीनों की जो विशेषाधिकार थे वो जब समाप्त हो गई तो क्या हुआ, वहां पे शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना लोकप्रिय हुए। यानी कि अब उनके अंदर क्या आ गई, कौन से लोग भाई, पहली बात शिक्षित, दूसरी उदारवादी। उदारवादी क्या होते हैं, उदारवादी उन्हें कहा जाता है जो थोड़े से लिबरल होते हैं, लिबरल टाइप के, मतलब कि थोड़े से फ्री माइंड के होते हैं, है ना, तो बहुत उदार होते हैं वो। तो अब देखो क्या होता है कि शिक्षित और जो उदारवादी लोग हैं, अब इन लोगों के बीच में क्या आने लगी भाई, राष्ट्रीय एकता। यानी कि अब वो अपने आप में यूनाइट होने लगे, शिक्षित वर्ग और उदारवादी वर्ग। उदारवादी यानी कि लिबरल जो ग्रुप था, ये आपस में क्या होने लगे, यूनाइट होने लगे। ठीक। जब ये यूनाइट होने लगे तो आपको पता होने चाहिए या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके अगेंस्ट में यूनाइट हो रहे हैं, किसके, कुलीन के अगेंस्ट में। क्योंकि ये कुलीन के अधीन ही तो काम कर रहे थे, ये किसके अगेंस्ट में यूनाइट हो रहे थे, एकता आ रही थी इन लोगों में, कुलीन वर्ग के लोगों के अगेंस्ट में इनमें एकता आ रही थी। इतना क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है उदारवादी राष्ट्र के मायने। अब उदारवादी जो यानी कि जो लिबरलिज्म है, यानी कि लिबरल लोग हैं, उनके राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी कि अब वो भी राष्ट्रवाद में उनके अंदर भावना आ रही थी, तो उनके राष्ट्रवाद का क्या मतलब था। तो देखो उदारवाद का मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यक्ति की आजादी प्लस कानून के समक्ष समानता। मैंने बताया था पहले कि वो लिबरल होते हैं, बिल्कुल लिबरल होते हैं। वो व्यक्ति की आजादी चाहते हैं, मैं एक इंसान हूं तो मैं आजाद हूं, लेकिन ध्यान रखना हर एक इंसान की आजादी के साथ साथ कुछ प्रतिबंधिता भी लागू है। एकदम से आप इतना भी आजाद नहीं है कि जो मन में आएगा वही कर लेंगे, नहीं, आपको आजादी दी गई है ना, तो कुछ प्रतिबंध भी लगा है आपके ऊपर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि व्यक्ति की वो आजादी चाहते थे, यानी कि बस कोई भी इंसान है वो किसी के अधीन नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जो चाहेगा वो करेगा। हाँ, गलत नहीं, गलत चीजों की नहीं, यानी कि उसका जो अधिकार है वो अपने अधिकार का हनन नहीं होने देगा, अपने अधिकारों का वो प्रयोग करेगा। कह रहे कानून के समक्ष समानता, वो समानता भी चाहते हैं कि भाई हम कानून के नजर में छोटा हो या बड़ा हो, सब क्या होगा, वहां पे एक समान होंगे, वहां पे कानून के सामने कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा। अब इन लोगों से उदारवाद के चलते क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि बाजारों की मुक्ति, आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को समाप्त किया गया। जब उदारवाद आया तो इन्होंने क्या कर दिया, बाजार को बिल्कुल फ्री कर दिया कि अब बाजार में कोई भी जाके अपना व्यापार कर सकता है।
क्यों कर सकता है? क्योंकि आवागमन पर जो राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, नियंत्रण लगाया गया था, वो सब क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। पहले सब कुछ कुलीन वर्ग के हाथों में था, कुलीन वर्ग सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, तो अपने सोसाइटी के लिए ज्यादा वो काम करेंगे। लेकिन जब उदारवाद का जब आगमन हुआ तो इसने क्या कर दिया? बाजार को बिल्कुल फ्री कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, कि अब बाजार में कोई भी आके क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, अपना सामान खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। और आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि जितने भी पहले नियंत्रण थे, उन सारे नियंत्रण को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से 29 राज्यों का महासंघ बना। सॉरी, 39 है, 39 है ना। अब एक बताओ, 39 स्टेट्स हैं। अब एक राज्य, एक देश में 39 स्टेट्स हैं, और नियम कुछ इस तरीके से बन जाए कि जब एक स्टेट से आप पार करें, एक स्टेट यहाँ पे पार किया, फिर दूसरा स्टेट यहाँ पार करिए, फिर तीसरा स्टेट यहाँ पे पार करा आपने, फिर यहाँ पे पार किया, फिर यहाँ पे, पता चले कि हर एक जगह टैक्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? टैक्स। तो आपको देखो ना कितना टैक्स देना पड़ रहा है, हालत खराब हो जाएगी भाई टैक्स देते देते। इसीलिए क्या कर दिएगा? नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से जो 29 राज्यों का महासंघ बना था ना, उन सबको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कह रहा है कि व्यापारियों को 11 सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था, 11 जगह टैक्स देना पड़ता था। जितने 11 राज्य से गुजरे, 11 टैक्स लगा दिया गया भाई। अब एक बात बताओ, कोई 100 रुपए का कोई व्यापारी आ रहा है, पता चले कि वो, एग्जाम्पल के लिए, कि 100 रुपए मुनाफा हुआ, 11 जगह उसने 1-1 रुपए टैक्स दे दिया, तो 11 रुपए तो ऐसे ही उसका चला गया, टैक्स में ही चला गया, तो कमाएगा क्या? बचेगा क्या उसके पास? तो 11 जगह उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। टोल टैक्स जिसे कहते हैं, सीमा शुल्क, यानी टोल टैक्स देना पड़ता था। और हर बार कितना देना पड़ता था भाई? 5%। हर एक बार यहाँ पे आप पार कर रहे हैं, 5% दीजिए, यहाँ पे आपने 5% दिया, फिर यहाँ 5%, यहाँ 5%, हर एक जगह 11 सीमा शुल्क है, तो 11 जगह आपको 5-5% देना पड़ता है। अब बताओ, अगर आपको पता चले कि 1,000 की बेनिफिट हुआ एक दिन में, तो 11 जगह आपने क्या कर दिया? 5-5% कटाते चले गए, तो भाई होगा ना नुकसान। इसलिए क्या कर दिएगा? इन सब चीजों को खत्म कर दिएगा। कह रहे हर एक क्षेत्र की नाप तौल व्यवस्था थी। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हर एक राज्य की अपनी अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, जिसको बाद में खत्म कर दिया गया था। ठीक। कह रहे कि 1834 में प्रशा की पहल पर शुल्क संघ जॉल्वेराइन स्थापित किया गया था। प्रशा एक देश है, तो 1834 में प्रशा ने क्या किया? एक शुल्क संघ, एक शुल्क संघ जॉल्वेराइन स्थापित किया गया। इसका काम क्या था? ये था शुल्क संघ, वही टैक्स वसूलना, ये बनाया गया था। कह रहा इस संघ ने ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है। कह रहा इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था, है ना। तो इसका काम था टैक्स वगैरह वसूलना। ये क्या था भाई? शुल्क संघ, जिसको जॉल्वेराइन कहा जाता था। ठीक। अब इसने क्या कर दिया? इस संघ ने जो शुल्क अवरोध अवरोध था, उसको समाप्त कर दिया गया, कि जहां जहां भी ये टैक्स लगता है, उसे उसे क्या कर दो भाई? उस टैक्स को खत्म कर दो, क्योंकि वो टैक्स रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? लोगों को व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वहां पे जितने भी टैक्स थे, वो सारे टैक्स क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहे हैं मुद्राओं की संख्या 2 कर दिया गया, जो पहले 30 से भी अधिक थी। एक टेरेटरी में, एक देश में 30 से भी ज्यादा करेंसी था। 30 से भी ज्यादा। पता चले कि यहाँ पे है तो कोई अलग करेंसी चल रही, यहाँ पे गए तो अलग करेंसी, यहाँ पे गए अलग करेंसी। भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो व्यापार करना क्या था? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ये सब सुधार किया गया। ठीक है। यानी कि जॉल्वेराइन जो था, उसने क्या कर दिया? सीमा शुल्क जो लगता था उसको खत्म कर दिया, और जो मुद्रा जो पहले 30 से भी अधिक थी, उससे क्या कर दिया गया? घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया, कि अब कितनी मुद्रा रहेंगी, कितनी करेंसी रहेंगी? सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहेंगी। ठीक। तो ये सब क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली ये सब क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रहा है। सिर्फ 2 करेंसी, कहां से? 30 से भी ज्यादा करेंसी थी, उससे घटकर कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक। आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? पहले इसे समझ लो। रूढ़िवाद, है ना। रूढ़िवाद
उसे कहते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी कट्टरता होती है और वो बहुत पुराने ख्यालों के होते हैं, वो कोई परिवर्तन अपने अंदर चाहते ही नहीं है, है ना। जैसे कि आपने अपने सोसाइटी में अड़ोस पड़ोस में देखा ही होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल पुराने ख्यालों के होंगे। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बदल गया, वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वो जमाने को कोसते रहते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है जमाने में आजकल। वो परिवर्तन नहीं चाहते, वो पुराने ख्यालों के होते हैं और थोड़े से वो कट्टर भी होते हैं। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, वो उन्हें रूढ़िवाद कहा जाता है। अब कह रहा है कि 1815 में नेपोलियन भाई साहब की हार हो गई। मैंने आप लोगों को याद करो कि मैंने पहले क्या बताया था, नेपोलियन भाई साहब की हिम्मत, जज्बा, जुनून सब कुछ बड़ा था और बढ़ा रहा। कब तक? जब तक वो खुद हार नहीं गए तब तक। यानी 1815 में वो क्या हुए, हार गए। और इनको हराया किसने? ध्यान रखना, नेपोलियन को हराना इतना भी आसान नहीं था। नेपोलियन को अकेले कोई हरा ही नहीं पा रहा था उधर। तो उसको हराने के लिए भाई एक डिप्लोमेसी बनाई गई, यानी कि एक रणनीति बनाई गई। और वो रणनीति क्या थी भाई? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर किसको हरा दिया? नेपोलियन भाई साहब की कहानी खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ? हरा दिया। ये चार कंट्री, ये चार लोग हैं, है ना, चार जगह के लोग, चार टेरेटरी है, और ये सब मिलकर किसके हरा रहे हैं? नेपोलियन को। कब हरा रहे हैं? 1815 में। यहीं से नेपोलियन हार जाते हैं और नेपोलियन की कहानी यहीं से खत्म होती है। जब नेपोलियन हार जाते हैं तो क्या होता है? कह रहे कि वियना में समझौता हो रहा है। वियना एक जगह है, वहां पे समझौता होता है। अच्छा देखो, क्या होता है कि मान लो कि ये कोई रूलर है, रूलर हो गए ए और बी, इन लोगों में लड़ाई हो रही है ना। एग्जाम्पल के लिए ए जो होता है वो जीत जाता है और बी क्या होता है? हार जाता है। तो जब युद्ध खत्म होता है ना तो समझौता होता है। तो समझौते में क्या होता है कि ए जो है वो जीत गया है, बी हार गया है। तो जितना अब ये जो अपनी शर्तें वहां पे जो भी चाहेगा इनके ऊपर इम्पोज कर देगा। क्यों? क्योंकि आप हार गए। अगर आप ये शर्त नहीं मानेंगे तो आपको मार के बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा आपको, है ना। क्योंकि आप तो पहले ही हारे हुए हैं। अगर आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो भाई कहते हैं ना कि वो जबरदस्ती मनवा लेगा, क्योंकि हरा चुका है आपको। तो एक समझौता होता है हर एक युद्ध के बाद। क्या होता है? युद्ध के बाद समझौता होता है, साइन होता है। तो वही जब नेपोलियन हार गए थे तो हारने के बाद कहाँ पे समझौता हो रहा है? वियना में समझौता हो रहा है। और उस समझौते की मेजबानी कौन कर रहा है? उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। अब देखो भाई, ये तो खुद ही यहाँ पे शामिल है हराने में नेपोलियन को। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, है ना, चांसलर उस टाइम क्या होते थे? गवर्नर, चांसलर। तो इन्होंने क्या किया? चांसलर कौन थे भाई? ड्यूक मेटरनिक। और ड्यूक मेटरनिक ने क्या करी? इसकी मेजबानी किया। किसकी? जो वियना में समझौता हो रहा था। और समझौता किसके साथ किया जा रहा था? नेपोलियन के साथ किया जा रहा था समझौता। और ये चारों टेरिटरी जो थे, ये चारों क्षेत्र मिलके नेपोलियन से समझौता कर रहे थे। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो जीत जाता है वो समझौता करता है, मतलब जो हार गया उससे। और जो जो अपनी शर्तें होगा इनके ऊपर इम्पोज कर देगा। कुछ भी बोल सकता है कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ, आप भरपाई करो, या फिर ये टेरिटरी मुझे दे दो। अब इसकी जो मर्जी, वो जो शर्त चाहे आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। क्लियर? अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1815 की वियना संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना भी कहा जाता है, कह रहे कि बुर्बो वंश का सत्ता में बहाल। आ गया भाई, मुसीबत से छुटकारा मिला था, वो मुसीबत फिर से आ गया सर पे, वही मुसीबत मंडराने लगा। तो वही तो कह रहा है कि रूढ़िवाद, जो रूढ़िवाद, इस रूढ़िवाद को, बुर्बो वंश को कब खत्म किया गया था? 1789 में। 1789 में खत्म कर दिया गया था। अब वही फिर बुर्बो वंश क्या हो गया? लौट के वापस आ गया। कब? 1815 में आ गया भाई। यानी एक नई मुसीबत सबके सामने आके खड़ी थी। अब कह रहा है कि बुर्बो वंश का सत्ता में बहाल हो गया। यानी ये कब हो रहा है? वियना समझौता से। वियना समझौता में ये क्लियर किया गया कि अब नेपोलियन पे, सॉरी, फ्रांस पे नेपोलियन शासन नहीं करेगा। क्योंकि नेपोलियन तो हार चुके थे ना भाई। तो हारने के बाद कैसे आपको शासन करने देगा? नहीं करने देगा। अब इन चारों की चल रही थी, तो इन चारों ने डिसाइड किया कि आप नेपोलियन को यहाँ से खत्म करो। और जो बुर्बो वंश जो पहले खत्म हो चुका था, उसी बुर्बो वंश को फिर से कहाँ ला दिया? सत्ता में ला दिया। यानी कि ये जो मुसीबत थी फ्रांस को, फिर से ये मुसीबत, मतलब उनके सर पे मंडराने लगी, उनको ये मुसीबत झेलना पड़ा।
कह रहा है कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था आ गई भाई, क्योंकि बुर्बो वंश आ गया है तो रूढ़िवादी, कट्टरता, निरंकुशता वो सब कुछ लेके आ रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कैसे आ गई। ध्यान दो, बुर्बो वंश को सत्ता से उखाड़ कर फेंका गया, है ना, वहां पे क्या हुआ, प्रजातंत्र आया, फिर प्रजातंत्र को नेपोलियन ने खत्म कर दिया और नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। फिर बाद में क्या हुआ, नेपोलियन भाई साहब को इन चारों ने मिलकर हरा दिया, नेपोलियन की कहानी हुई खत्म। और वियना की संधि के बाद फिर से किसको ला दिया गया, बुर्बो वंश को। यानी कि देखो समझो, हमने यहां से चलना शुरू किया था और चक्कर लगाते 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 डेवलपमेंट करते करते फिर हम यही पहुंच गए। यही तो हो रहा है फ्रांस में। क्लियर हो रहा है कि हम जहां से चले थे, मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और यहीं से हम चलते चलते फिर यहीं पे पहुंच गए। क्या ही फायदा, यानी हमने सफर तो किया, इतना सफर किया, लेकिन सफर कर फिर हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। वही हो रहा है फ्रांस के साथ, फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था क्या हो गई, आ गई वहां पे। अब कह रहा है फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। देखो, नाम और खौफ, कहते हैं ना कि कोई पावरफुल होता है ना तो उसका खौफ काफी होता है, उसका नाम जो होता है ना लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफी होता है। वही था नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या कर दिया था, 1815 में अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मैं अब हार गया, है ना। तो 1815 में वियना की संधि हुई। जब ये संधि हुई तो क्या हुआ कि फ्रांस की जो सीमा है ना, उसकी सीमाओं पे बहुत छोटे छोटे राज्य बना दिए। क्यों, फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए, कि फिर से ये फ्रांस शक्तिशाली ना बन जाए, और नहीं तो शक्तिशाली बनेगा तो फिर से क्या करेगा, कहीं ना कहीं अटैक करेगा और हो सकता है कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को फिर से खत्म कर दे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया, फ्रांस की सीमाओं पर नए नए राज्य क्या कर दिए गए, वहां पे बसा दिए गए। और वो मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि कैसे हुआ। ये मैप है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब यहाँ पे देखो, ये रहा फ्रांस, ये रहा आपका फ्रांस, है ना। आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इसके चारों तरफ छोटे छोटे राज्य बसे हुए। इधर देखो स्विट्जरलैंड है, इधर नीदरलैंड है, इसके ऊपर ही इंग्लैंड है, नीचे स्पेन है। हर एक जगह इनको चारों तरफ से घेर दिया गया, यानी कि इनको क्या कर दिया गया था, चारों तरफ से इनके टेरिटरी पर छोटे 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 क्या कर दिए गए, टेरिटरी बसाए गए थे। इसके अलावा ये सब देश तो है ही, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड, इंग्लैंड है, ये सब है ही। इसके अलावा फ्रांस के टेरिटरी पे छोटे छोटे राज्य क्या कर दिए गए थे, बसा दिए गए थे। क्यों, फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए, कि फ्रांस हमेशा कंट्रोल में रहे, है ना। क्योंकि अगर एक बार फिर से हमारे कंट्रोल से वो निकला तो हो सकता है फिर शक्तिशाली बने और रूढ़िवादी जितने भी हैं उन सबको खत्म कर दे, बुर्बो जो अभी फिर दोबारा है उनको भी खत्म कर सकता था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए फ्रांस के टेरिटरी पे छोटे छोटे क्या कर दिए गए थे, राज्य यहाँ पे बसा दिए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि सेंसरशिप के नियम बनाए गए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से जुड़े थे। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि नेपोलियन के भी टाइम में लगा था सेंसरशिप, तो तब भी लगा था, लेकिन उनका जो सेंसरशिप था उनके फायदे के लिए था। लेकिन अब ये जो रूढ़िवादियों का यानी कि बुर्बो वंश का जो सेंसरशिप आ रहा है, वो सेंसरशिप यानी कि रोक लगाने के किस चीज पे, अखबारों पे, किताबों, नाटकों और गीतों में। यानी कि ये बैन था कि आप ऐसे कोई किसी भी शब्द का जिक्र नहीं करेंगे जिसका संबंध किससे जुड़ा हो, जिसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से हो। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का खौफ था भाई, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया था। तो जो बुर्बो वंश यानी कि रूढ़िवादी रूढ़िवादी शासन तो आ गया था, लेकिन उनके अंदर अभी भी डर था, किससे, फ्रांसीसी क्रांति से। वो डरते थे कि फिर से कहीं फ्रांसीसी क्रांति ना हो जाए, लोगों के अंदर से फिर से अगर राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो हमें क्या करेंगे, फिर से सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, बाहर कर देंगे। इसीलिए सेंसरशिप लगा दिया गया। और सेंसरशिप में क्या था भाई, अखबार, किताब, नाटक और गीत में ऐसे किसी भी शब्द को आप नहीं लिखेंगे, ना गाएंगे, ना नाटक में उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसका सीधा सीधा संबंध किससे हो, फ्रांसीसी क्रांति से हो। क्योंकि अगर फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि लोगों में फिर से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जगने लगेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए दो दो शब्दों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। कौन सा, पितृभूमि और नागरिक, है ना, याद आ रहा है उसको, ला पैट्री और सिटीजन। ये मैंने बताया था आपको पहले ही। तो इन्हीं शब्दों के चलते तो ये तो शुरुआत वहीं से हुई थी राष्ट्रवाद की, ठीक है। तो यही सब क्या हुआ, सेंसरशिप लगा के इसको बैन कर दिया गया। क्लियर।
आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारी। अब कह रहा है कि 1815 की वियना संधि हुई। अभी जस्ट हमने पहले पेज पे देखा कि 1815 में क्या हो गई थी, वियना की संधि हो गई थी। अब कह रहा है दमन के भय से राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। कि कौन डर गया भाई, राष्ट्रवादी। क्यों डर गए, इसलिए डर गए कि यहाँ पे कौन सा वंश आ गया था फिर से, बुर्बो। ये जो बुर्बो वंश आ गया था ना, तो भाई बुर्बो वंश बड़ा खतरनाक था ना भाई, रूढ़िवादी था, कट्टर था, तानाशाह था। तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे यानी राष्ट्रवादी लोग थे वो भूमिगत हो गए। भूमिगत का मतलब होता है छिप जाना। अभी ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर जाके छिप जाना, भूमिगत को भूमि से मत जोड़ देना, मतलब इसका मतलब होता है कि कहीं भी जाके छिप जाना, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत कहते हैं। तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे वो 1815 के वियना के संधि के बाद क्या हो गए, दमन के भय से कि भाई छिप जाओ, नहीं तो ये फिर से कौन सी सरकार, कौन से वंश आ गया है, बुर्बो वंश। और बुर्बो वंश क्या है, कट्टर है, वो क्या है, बहुत परेशान करेगा। इसीलिए वो सबके सब क्या हो गए, भूमिगत हो गए, यानी कि वो छिप गए। इसके बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी। भाई देखो, जब आप गलत करते हैं ना, तो आप गलत करके हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए लोगों को परेशान कर दे, कुछ टाइम के लिए लोगों को दबा देंगे। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई उसी सोसाइटी से या आप ही की सोसाइटी से कोई ऐसा उभर के सामने आएगा जो आपको उखाड़ के फेंक देगा। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो बुर्बो वंश फिर सत्ता में आ गया था और सब जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे सब भूमिगत हो गए थे, छिप गए थे। लेकिन अब देखो हम आ रहे हैं इटली में, है ना। अब इटली में क्या हो रहा है, इटली में कह रहा है कि क्रांतिकारी, देखो भाई वो कौन है, क्रांतिकारी, यानी ये क्रांति करेगा और क्रांति को बहुत बड़े पैमाने पर इसने किया है। क्रांतिकारी ज्यूसेपी मेत्सिनी आ गया सामने। ज्यूसेपी मेत्सिनी आ रहा है और इसका जन्म हुआ था भाई 1807 में। और ये कहां पे आ रहा है, इटली में आ रहा है। अब उसने क्या किया, कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य। वहां पे यूरोप में उस टाइम क्या था, कार्बोनरी जो था ना, एक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था था जो गुप्त तरीके से चलता था, यानी कि गुप्त तरीके से इस संस्था को क्या किया जाता था, चलाया जाता था। तो कार्बोनरी जो संस्था है उसी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया कौन, ज्यूसेपी मैत्सिनी। इसका क्या बन गया भाई, सदस्य बन गया। क्यों बन गया भाई, क्रांतिकारी था, उसको भी लड़ना था, इसलिए क्या हो गया, उसका सदस्य बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जब उसका सदस्य बन गया तो उस उतने से उसको संतुष्टि नहीं मिली भाई। वो क्रांतिकारी था, वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने क्या किया कि एक मतलब कि गुप्त संगठन का सदस्य बना ही बना, इसके अलावा उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। ये किस कौन कर रहा है, जूसेपी मेत्सिनी कर रहा है। एक कार्बोनरी गुप्त संगठन है उसका सदस्य बना ही बना, इसके अलावा उसने क्या कर दिया, दो भूमिगत संगठनों की उसने स्थापना कर दिया। ठीक। अब वो ये क्या था, ये दोनों जो था ये संगठन थे और ये भी गुप्त तरीके से यानी कि चोरी छिपे ये काम कर रहे थे। ठीक, किसके लिए काम कर रहे थे, तानाशाही को सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए ये सब काम कर रहे थे। अब इसने जो दो संस्था बनाया, जो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो कौन था, यंग इटली और यंग यूरोप। होप होप आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि यंग इटली और यंग यूरोप, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आपने यंग इटली और यंग यूरोप का नाम जरूर सुना होगा। ठीक, यहां से वो क्या थे, ये गुप्त संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है जो गुप्त तरीके से चोरी छिपे काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है भाई, लोगों के लिए। किसके अगेंस्ट में, यानी कि जो कट्टरवादी लोग थे, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनके अगेंस्ट में। और अभी तो बुर्बो वंश आई थी फ्रांस में, तो उनको तो डर था ही, और उनको तो कुछ ज्यादा ही डर था ऐसे ऐसे संगठन से, जो जैसे कार्बोनरी हो गया, है ना, यंग इटली, यंग यूरोप, इन सब से उनको ज्यादा ही डर था। ठीक, इसके बाद से क्या हो रहा है, कह रहा है कि देखते देखते जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम हो गए। ये स्विट्जरलैंड है, छूट गया है हमारे एडिटर साहब से। अब कह रहे हैं कि देखते देखते जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम हो गए। यानी कि गुप्त संगठन तो पहले था ही, कार्बोनरी, फिर यंग इटली, फिर यंग यूरोप। जब इस तरीके का गुप्त संगठन बना और दूसरे टेरेटरी के, दूसरे क्षेत्रों के लोगों ने देखा कि भाई गुप्त संगठन बना के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि रूढ़िवादी सरकार से, यानी कि तानाशाही सरकार से हम लड़ सकते हैं। तो अब कहाँ कहाँ बनने लगा, देखते देखते भाई ये फैलने लगे। जर्मनी में भी गुप्त संगठन, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी और पोलैंड में भी। ये सभी जगह क्या होने लगे,
गुप्त संगठन बनने लगे। यानी कि ज्यूसेपी मैस्सीनी ने जो शुरुआत करी, खुद तो इसका सदस्य बना, उसके बाद से खुद दो और संगठन बना दिया। अब इसकी जो विचारधारा थी अन्य देशों में पहुंचने लगी कि भाई गुप्त संगठन बनाओ और तानाशाही सरकार है उनसे क्या करो, लड़ो। उनसे लड़ने के लिए क्या कर दिया, जो गुप्त संगठन है वो बना के यहाँ पे कायम कर दिया, और वो सरकार से लड़ने के लिए बना रहे थे, अब बिल्कुल लड़ने के लिए ये सब रेडी है। क्लियर। अब देखो उसके आगे क्या कह रहे हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्रांतियों का युग। भाई अब टाइम आ गया था क्रांति करने का, है ना। क्यों? क्योंकि माहौल एकदम से गर्म था। कहते ना कि लोहा एकदम गर्म है, हथौड़ा मार दो, वही काम था। क्योंकि मैंने पहले ही, इसके पहले ही बता दिया था आपको कि बहुत सारे गुप्त संगठन बन रहे हैं। कौन कौन सा संगठन था भाई? कार्बोनरी, यंग इटली और यंग यूरोप, इस तरीके के बहुत सारे संगठन बन गए थे। इसके बाद से क्या हुआ, अब क्रांति का युग शुरू हो गया, क्रांति का दौर आ गया। कब से कब तक? 1832 1848। कह रहा है कि 1815 में बुरो वंश पुनः सत्ता में आ गया था, अभी हमने जस्ट पहले ही देख लिया था। अब वो सत्ता में आया तो क्या किया, कह रहा है कि 1830 में उदारवादियों ने उखाड़ फेंका। अब फिर से जो उदारवादी जो भूमिगत हो गए थे, छिप गए थे, अब उन्होंने क्या कर दिया था कि उन लोगों ने इनको उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। किसको? ये जो क्रांति जो पूर्व वंश आया था, पूर्व वंश यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे, उनको उन्होंने सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम शुरू कर दिया। ठीक। अब उसके बाद से क्या कह रहा है, संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। यानी कि राजतंत्र तो रहेगा, है ना, ठीक है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र ही रहेगा, लेकिन कैसा होगा, वो संवैधानिक होगा। वो बिल्कुल संवैधानिक होगा, संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार ही उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लुई फिलिप। नाम याद रखिएगा कि जो राजतंत्र बना 1830 के बाद, उसके अध्यक्ष कौन हुए? लुई फिलिप। लुई फिलिप को वहां पे अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि अब नेपोलियन की भी कहानी खत्म थी, फिर से दोबारा बुर्बोवंश दोबारा सत्ता में आया और दोबारा इनको उखाड़ कर फेंक दिया गया। उदारवादियों ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये कब हुआ था? 1830 में। अब जो राजतंत्र बना वो संवैधानिक था। राजतंत्र रहेगा, राजा का शासन रहेगा, लेकिन वो किस तरीके से चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। एक संविधान बनाया जाएगा और उसी संविधान के अनुसार उनको शासन करना पड़ेगा, और उसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। ठीक। अब याद करो कि जब मैंने मैप में आपको दिखाया था तो मैंने बताया था ऑटोमन वाला, ऑटोमन साम्राज्य जिसने यूनान पे कब्जा किया हुआ था, वो आ गया फिर से, इसलिए मैंने मैप में आपको पहले ही दिखा दिया था। कह रहा कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को प्रेरित किया। यूनान जो था उस टाइम किसका गुलाम था भाई? ऑटोमन साम्राज्य का। ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, तो ये ऑटोमन साम्राज्य का क्या था? गुलाम था। कौन गुलाम था भाई? यूनान। अब यूनान को क्या हुआ, 1832 में आजादी मिल गई। जब 1832 में आजादी मिल जाती है तो क्या होता है कि पूरा यूरोप जो था ना, वो देख के शॉक्ड हो गया कि यूनान क्या किया है, अपने लिए लड़ रहा है। और जब अपने लिए लड़ रहा है तो उसको क्या मिल गई भाई? आजादी मिल गई। किससे आजादी मिल गई? ऑटोमन साम्राज्य से। क्योंकि उस टाइम ऑटोमन साम्राज्य भाई बहुत शक्तिशाली था, और उसने क्या कर रखा था? गुलाम बना रखा था। किसको गुलाम बना रखा था? यूनान को। जब यूनान को आजादी मिल गई, यानी यूनान ने लड़ा, लड़ाई लड़ी, और यूनान को क्या मिल गई? आजादी मिल गई, यानी स्वतंत्रता मिल गई। भाई जो लड़ेगा वही जीतेगा, वही आगे जाएगा। जो लड़ेगा नहीं वो क्या जीतेगा, है ना। तो यूनान ने क्या किया? अपने लिए लड़ाइयां लड़ा, है ना, लड़ाइयां लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद से उसको क्या मिली थी? आजादी। कब? 1832 में। जब उसको आजादी मिल गई तब वो क्या हुआ भाई, इसको देख के पूरे यूरोप के जो लोग थे वो मतलब कि कहते ना कि उनकी भी हिम्मत, जज्बा, जुनून सब कुछ बढ़ गया कि हम भी अपने लिए लड़ेंगे और आजादी हासिल करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है कि यूनान पे जो कब्जा था ऑटोमन साम्राज्य से, तो यूनान को आजादी मिल गई, लड़ाई लड़ा भाई, 1832 में उनको आजादी मिल गई। जब आजादी मिल गई तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि पूरे यूरोप वाले इंप्रेस हो गए। किससे? यूनान की हिम्मत और जज्बे से। और उन्होंने क्या बताया, कवियों कलाकारों ने यूनान को बताया कि ये यूरोपीय सभ्यता का क्या है? पालना है। यूरोपीय सभ्यता का ये पालना है। उसके बाद से कह रहा है मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जनमत जुटाया। अब ऑटोमन साम्राज्य मैंने पहले भी बताया था कि वो क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। अब सभी लोगों ने क्या किया था? मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ धीरे धीरे जनमत जुटाया कि हमें क्या करना है, जो ऑटोमन साम्राज्य यानी कि मुस्लिमों का जो साम्राज्य उसके अगेंस्ट लड़ना है। ध्यान रखना, ऑटोमन साम्राज्य इतना भी कमजोर नहीं था कि उससे कोई लड़ ले, है ना, इतनी आसानी से कोई हटा दे। लेकिन जब यूनान ने लड़ के उससे अपनी जीत हासिल कर ली तो डेफिनेटली सबकी हिम्मत बढ़ गई कि जब आप एक यूनान ऑटोमन साम्राज्य को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते? हम भी अपने टेरिटरी में तानाशाह को उखाड़ के फेंक सकते हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं।
अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया, और इसी की स्वतंत्रता से तो सब कुछ हो रहा है। और यूरोप कवियों और कलाकारों ने क्या कहा था भाई, यूरोप को सॉरी यूनान को यूरोप का पालना बताया था, यानी सभ्यता का पालना, यानी कि उन लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया कि उन लोगों ने बताया कि जो यूनान है वो यूरोपीय सभ्यता का क्या है, पालना। ध्यान रखना, कवि और कलाकार सरकार से कभी मतलब कि जाके लड़ते तो नहीं है, लेकिन अपने लेखन के माध्यम से, अपने चित्रकारी के माध्यम से सरकार को हिला के रख देते हैं। इनके शब्दों में वो ताकत होती है कि वो सरकार को बिल्कुल क्या कर देंगे, परेशान कर देंगे अपने शब्दों से। ऐसी ऐसी कविताएं लिख देंगे कि सरकार डर जाती है ऐसी ऐसी कविताएं पढ़ के। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहा है कि भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। भाई देखो, कहते हैं ना कि खाली पेट पूजा नहीं होती है, बात वही है ना। पहले कहते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा, वही हाल है यहाँ पे। कह रहे कि उस टाइम क्या थी भाई, भूख थी, कठिनाइयां थी, है ना। और भूख कठिनाइयों ने जन विद्रोह करने पे लोगों को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। जन विद्रोह क्या होता है, जनता के द्वारा किया गया विद्रोह ही जन विद्रोह कहलाता है। तो वहां पे जन विद्रोह अब शुरू हो गया। कह रहे 1830 के दशक, ध्यान रखना दशक मैंने समझा दिया, आपको पता होने चाहिए कि 1830 के दशक का मतलब क्या हुआ। तो कह रहे 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई। भाई अपार वृद्धि, जनसंख्या में बहुत ज्यादा जब वृद्धि हुई तो क्या हुआ, जनसंख्या में जब वृद्धि होगी और आप कल कारखाने लगाओगे, मान लो कि ये क्या हो, जनसंख्या बढ़ गई, और जो आपका जो प्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं, जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, उसका जो प्रोडक्शन एक लिमिटेड जगह पे आके यहीं पे रुका हुआ है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। तो वही हो रहा था कि जनसंख्या बढ़ी, फिर क्या हो गया, जनसंख्या के चलते क्या हो गया, नए नए अब फैक्ट्री लग नहीं रहे थे, तो जनसंख्या के चलते क्या बढ़ गई भाई, बेरोजगारी बढ़ गई। कह रहे कि ग्रामीण आबादी शहर में गरीब बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए। इसको समझो, कह रहे कि जो गांव में रहने वाले लोग थे, ग्रामीण आबादी मतलब गांव वाले, तो गांव के लोग कहाँ, अपनी रोजी रोटी की तलाश में कहाँ चले गए, शहर में चले गए। जब वो शहर में चले गए तो उन्होंने क्या किया, गरीब बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए वो मजबूर हो गए। भाई वो एक तो वो गरीब, बड़े बड़े फ्लैट में तो नहीं रह पाएंगे ना, बड़े फ्लैट में वो कैसे रहेंगे, कि वो खुद ही क्या है, गरीब है, गांव से आए हैं मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए, पैसे नहीं थे, तो गरीब बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। क्यों, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कह रहे 1848 में बेरोजगारी व खाने पीने की कमी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। मैंने बताया था ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब देखो भाई, चाहे जो कुछ भी हो, अगर आपके घर में दो वक्त की रोटी नहीं है ना, तो आप किसी का गुणगान नहीं कर पाओगे, है ना। तो वही है, कह रहे कि 1848 में बेरोजगारी, खाने पीने की कमी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस कहाँ है भाई, फ्रांस की राजधानी। तो पेरिस में क्या हुआ, वहां के लोग अब भाई परेशान थे, एक तो बेरोजगारी, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ गए, लोग सड़कों पर उतर गए। किस लिए, आंदोलन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए वो सड़कों पर उतर आए थे। अब कह रहे लुई फिलिप, याद करो मैंने अभी बताया था कि लुई फिलिप अध्यक्ष बने, है ना, संवैधानिक राजतंत्र का। तो क्या हुआ कि लुई फिलिप को अब भागने पर मजबूर किया गया। भाई आप सत्ता खाली करो, भागो। और वो खुद डर के मारे भी भाग रहे थे, यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, हमारी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए वो सब क्या हो गए, सब के सब चले गए। ठीक, वो सब भाग गए। उसके बाद से क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल नेशनल असेंबली बनाई गई और गणतंत्र की घोषणा की गई, है ना। यानी कि एक राष्ट्रीय सभा बनाई गई, नेशनल असेंबली, और गणतंत्र की घोषणा कर दी गई कि भाई अब क्या होगा, फ्रांस जो होगा राजतंत्र ना होकर अब क्या हो जाएगा, गणतंत्र। गण मतलब क्या होता है, गणतंत्र यानी लोगों का समूह, है ना। अब ये लोगों का समूह बन जाएगा, अब यहाँ पे लोगों के द्वारा शासन को चलाया जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार प्लस काम की गारंटी दी गई। मताधिकार मतलब वोटिंग राइट। ध्यान रखना, वोटिंग राइट सबसे पहले कहां पे मिलता है, फ्रांस में। और वो वोटिंग राइट किसको दिया गया था, 21 वर्ष से ऊपर वालों को दिया था। एक बात और, कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को दिया गया था। मैंने शुरू में बताया था कि जब वोटिंग राइट मिला, यानी मत देने का अधिकार, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मिला। और किस पुरुष को, जो 21 वर्ष से ऊपर था, है ना, उसको मिला। अब क्या हुआ कि पुरुषों को तो मिल गया, लेकिन महिलाओं को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उन्हें क्यों नहीं मिल रहा था। ठीक।
मताधिकार के अलावा उनको काम की भी गारंटी मिल गई, यानी कि उनको काम की गारंटी दिया गया कि आपको काम मिलेगा। आप ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कि सरकार आपको काम दे। पुरुषों को वोट देने का अधिकार महिलाओं को अब तक नहीं मिला था, वोटिंग राइट सिर्फ पुरुषों को मिला था। कारखाने लगाए गए, नेशनल कारखाने, यानी कि कह रहा है कि राष्ट्रीय कारखाने लगाए गए, किस लिए? बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए, क्योंकि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। इससे निपटने के लिए क्या किए गए? राष्ट्रीय कारखाने वहां पे लगाए गए। ठीक है, जब राष्ट्रीय कारखाने लगाए गए तो लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार क्या होने लगा? मिलने लगा, है ना। ये देखो कह रहा है कि रोजगार के लिए राष्ट्रीय कारखाने लगाए गए। इस तरीके से धीरे धीरे जो बदहाली की तरफ जा रहा था फ्रांस, उसको धीरे धीरे क्या कर लिया गया? कंट्रोल कर लिया गया। ठीक, तो अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से फिर शुरुआत करेंगे।